अच्छा, इसके साथ लिखते जाओ, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है जी। अब जरा खामोशी से काम करें। परचेज हमारा कॉस्ट ऑफ सेल है जी। सेल्स हमारी इनकम, जिसे आप रेवेन्यू कह सकते हो। कैपिटल हमारा इक्विटी में जाएगा जी। ड्राइंग्स इक्विटी से जाकर माइनस हो जाएंगी। फर्नीचर हमारा, सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी ग्रांट लायबिलिटी। हो सकता है इसमें किसी ने गलती की हो। देखिए ये क्रेडिट साइड पर है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने इसको सैलरी में ऐड कर दूं, तो ऐड तो हो ही नहीं सकता। डेबिट क्रेडिट कभी प्लस नहीं हो सकते, नेचर ही डिफरेंट है। तो आप या तो अलग लिखोगे, अगर करना भी हुआ था ना तो माइनस हो सकते थे, प्लस नहीं होते जी। समझ नहीं आई? नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी करंट लायबिलिटी है। अच्छा दूसरी बात यह है कि अब बोलो ना जो बाकी लोग बोल रहे हैं ना वो प्लीज चुप हो जाए। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हम करते हैं ना, सैलरी में ऐड और करंट लायबिलिटी, वो एडजस्टमेंट होती है। जो चीज लेजर में होती है ना वो सिर्फ एक जगह पर आती है, और ये हमारी करंट लायबिलिटी है। उसके बाद डेटर्स हमारे करंट एसेट्स में, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, इनकम टैक्स अदर एक्सपेंस हो गया हमारा, मशीनरी हमारा नॉन करंट एसेट, बिल्डिंग हमारा नॉन करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ना बताया हो तो नॉन करंट, ये कैपिटल नहीं होता, याद रखें। वेजेस हमारा एक्सपेंस, सैलरी हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंस, करंट एसेट। और पहले तो ये देख लें कि ये सब कुछ ठीक था आपका। अब आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की 2%, तो बिल्डिंग की अमाउंट का 2% लेकर एक्सपेंस में भी लिखेंगे और एसेट में से माइनस भी करेंगे, एक्सपेंस में भी लिखेंगे। मशीनरी 5% और फर्नीचर 10%, सबका सेम काम करना है। कर लेते हैं, ये आपके पास सारे पड़े हुए हैं। ये आपके पास है बिल्डिंग, बिल्डिंग का क्या रेट है? 2%। 1,60,000 का 2% लेंगे तो कितना आएगा? 3200। इसके दो इफेक्ट हैं कि इसमें से माइनस भी करेंगे और अदर एक्सपेंस में भी लिखेंगे। मशीनरी का क्या रेट है? 5%। 36, बिल्कुल वही काम, माइनस भी करेंगे एसेट में से और एक्सपेंस में भी लिखेंगे डेप्रिसिएशन के नाम से। फिर उसके बाद आ जाए फर्नीचर 10%, 4800 एक्सपेंस में भी आएगा और इसमें से माइनस भी होगा। हो गई तीनों बातें। प्रोवाइड 5% डिस्काउंट, मैंने ये सॉरी प्रोविजन और डिस्काउंट मैंने आपको कटवा दिया था। 5% डेटर्स किधर है आपके पास? डेटर्स 6, 7 इसका ले, क्योंकि और तो कुछ बताया नहीं हुआ। इसका 5% है, कितना? 3360। अब ये हमारा क्या कहलाता है? ये कैरी डाउन, ये हमारे क्लोजिंग अलाउंस फॉर बैड डेट्स है। उसके बाद वेजेस पेएबल 6000, तो 6000 इसमें भी ऐड कर देंगे और करंट लायबिलिटी में भी 6000 लिख। स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, वो कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस हो जाकर करंट एसेट में चला जाए। ठीक है। अब जिसके पास बुक यानी अगर असाइनमेंट कॉपी करवाई हो तो ठीक है, नहीं करवाई वो देख लें, और हल किया हुआ तो बता दे, जो गलत होगा बस उसको सही लिखना है हमने। सबसे पहले अपना रेवेन्यू बताओ कितना है? 239,200। अब अगली बात, सेल रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड है या नहीं? दोनों नहीं है, खत्म होगी बात। लेस कॉस्ट ऑफ सेल। सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक 4840, प्लस कर देना है हमने परचेजेस 82। अब इसके बाद तीन चीजें देखनी है। एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट के अलावा डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज इन, परचेज रिटर्न, अगर है तो ठीक है, वरना डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। 652 कितना आ गया? 17433।
नहीं 652 अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल भी यही आ रही है yes 652 gross profit 174 174000 ये हमारे पास आ गया ग्रोथ। अब हमने अदर एक्सपेंस माइनस कर देने हैं और जो एडजस्टमेंट है उसको लाजमी कंसीडर किया करो। अदर एक्सपेंस में तो सीक्वेंस से हिसाब से लिखना शुरू कर दो। income tax इनकम टैक्स से शुरू कर दो। टैक्स 2400 फिर wages 48,000 plus 6 वेजेस 48,000 में 6,000 प्लस कर दिया 54,000 salary सैलरी 52 yes फिर general जर्नल एक्सपेंस 12,000 फिर डेप्रिसिएशन ही आ गई। सबको प्लस करके लिख दो या सबको अलग अलग करके लिख दो। कितना सबको प्लस करके बताया है। तीनों डेप्रिसिएशन को प्लस करके लिख दिया। और बैड डेट्स this is short कुछ भी नहीं है ना तो कैरी डाउन तो है ना 336। अगर किसी के सवाल गलती होने के चांस है तो ये भी एक वजह बन सकती थी। अब टोटल कर लो 135,360 135,360 38640 क्योंकि अदर इनकम है कोई तो मतलब यही नेट प्रॉफिट है। कितना 38640 64। चलो जी जिसका तो बराबर नहीं है वो देखिए यहाँ पर तो कोई नहीं मसला था। सैलरी गलत थी और सही है बैड डेट्स नहीं लिखे थे। चल डेप्रिसिएशन भूल गए थे। उसके बाद आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट furniture फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले फर्नीचर 48,000 minus 4,800 48,000 में से 4,800 माइनस कर। 43200 फर्नीचर के बाद बिल्डिंग बिल्डिंग कितनी है 160,000 कितनी है 72 160 160,000 माइनस 3,200 32 1568 1568 बिल्डिंग के बाद machinery मशीनरी 72,000 72,000 माइनस 3,600 68400 684 investment इन्वेस्टमेंट कितनी 50 32 था। और कोई है नॉन करंट एसेट डालें सबका टोटल बता दो 300 400 300 400 उसके बाद करंट एसेट क्लोजिंग स्टॉक कितना है डेटर्स डेटर्स कितने हैं 67200 minus 360 63840 63840 उसके बाद cash at bank कैश कितना 12,000 and बैंक 8,000 8,000 कोई प्रीपेड वगैरह हो और कुछ भी नहीं है 149040 1490 टोटल 44944 944 हाँ जी ये सारा बराबर है। मसला सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी में होता है प्रॉफिट की वजह से। इक्विटी भी आ जाए कैपिटल 366,400 प्लस किया नेट प्रॉफिट 38640 38640 ड्राइंग्स हैं 16800 16800
3882240. ये हमारे पास इक्विटी का बैलेंस आ गया। नॉन करंट लायबिलिटी कोई नहीं है। करंट लायबिलिटी सबसे पहले क्रेडिटर्स 50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,200, accrued wages 61,000। हाँ जी, अपनी अपनी गलतियां ढूंढें, कहाँ कहाँ पर थे, किस वजह से बराबर नहीं आए। हाँ जी, गलती नहीं। अब दूसरा, कितने लोग का बराबर है? 14। किसी के भी बराबर नहीं है, आपका बराबर है। और सर मेरा लाइब्रेरी वाली साइड सही थी और कॉपी भी ठीक था, लेकिन यहाँ करंट है। हाँ करंट। चलो देखते हैं कहाँ पर घपला किया आप लोगों ने। चलो आप काशिफ 2 मिनट के लिए इनकी एंटरटेनमेंट बंद कर दें, इनको पढ़ने दें खबीसों को। ये अच्छा आपसे पूछ रहे हैं। परचेज एंड सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स और परचेज रिटर्न। जो डेबिट साइड पर होगा वो सेल रिटर्न होगा, जो क्रेडिट साइड पर होगा वो परचेज रिटर्न होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, वेजेस, सैलरीज। अब बोले ना ताकि सवाल गलत ना हो जाए फिर। ओए वैसे भी इधर लिखा हुआ है पहले सेल है बाद में परचेज है, इसका मतलब सेल रिटर्न के साइड पर होंगी, सेल के अपोजिट साइड पर, और परचेज रिटर्न परचेज के अपोजिट। वेजेस, सैलरीज, कैरेज इन, एडवर्टीजमेंट, बिल रिसीवेबल। याद रखें जिसके साथ रिसीवेबल हो हमेशा करंट एसेट होगा, और पेएबल होगा तो हमेशा करंट लायबिलिटी होगा। बैंक लोन भी हमारे पास आ गया, चलो बड़े दिन हो गए थे इसको नहीं देखा। ऑफिस इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, रेंट, ऑफिस, टेलीफोन, कैश एट बैंक, प्रिंटिंग, पोस्टेज, फर्नीचर। पैटी कैश करंट एसेट है हमारा। प्रीपेड प्रिंटिंग करंट एसेट है हमारा। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस, कैरेज आउट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और कैपिटल। स्टॉक हमारा 38,000 है। डेप्रिसिएशन का रेट 7.5% और 10%। ऑफिस इक्विपमेंट का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%। डिस्काउंट को हमने कहा था क्रॉस कर दें। वैसे इसका होता क्या है कि डेटर में से माइनस करके रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउड है ना, तो सेल में से भी माइनस कर देंगे और डेटर से भी माइनस कर देंगे अगर कभी जिंदगी में कहीं वास्ता पड़ जाए तो डिस्काउंट अलाउड सिंपल क्या होता है, डेटर से माइनस, सेल से माइनस। लेकिन सर इसको करनी यानी कि इसको स्किप करने का तो हमारा आंसर सही है। एडजस्टमेंट आप सारी निकाल दे फिर भी जवाब बराबर आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का तो बराबर है ना। इनको तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी कर रहे होते हैं बेसिकली, है ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही बैक एंड पे। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ना एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, तो अभी तो वही कर रहे हैं, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन में 3 हेड होते हैं, इनकम और एक्सपेंस किस में एडजस्ट करते हैं, कैपिटल में, और अभी भी वही कर रहे हैं। साइड पे इनकम एक्सपेंस का नेट करते हैं और कैपिटल में जाकर प्लस कर देते हैं। है तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही, वो अलग बात है आप लोगों को नहीं आती। कमीशन 1300 अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, एक्रूड। अच्छा इसको एडजस्ट करते ना जाए, फिर एक ही दफा कर लेंगे। हाँ जी, फर्नीचर का 7.5% लो। फर्नीचर किधर है आपका, फर्नीचर ये लैंड एंड बिल्डिंग मिल गया। ऑफिस इक्विपमेंट है किधर, ये पड़ा। हाँ जी, 2 लाख का 7.5% ले। 15,000 एक्सपेंस में भी जाएगा और 15,000 इसमें से माइनस भी होगा। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, 19,900। उसका कितना रेट है, 10%, 19970 इधर भी कर देंगे और इसको माइनस भी कर देंगे 199। ये एडजस्टमेंट होगी हमारी। डाउटफुल डेट्स 5%, बैड डेट्स हैं 5%,
लेकिन बैड डेट्स को लिखने से पहले इस चीज को एडजस्ट करना जरूरी है। काउंटर एंट्री है ना, काउंटर एंट्री का क्या करेंगे वैसे? इससे भी 4000 है ना, इधर से भी 4000 माइनस, और ये देखें दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे। हाँ जी, 41,000 का 5% ले लो, 41,000 का 5% लो। नहीं, जवाब फिर भी बराबर आएगा, कोई और गलती की है। कितना? 2050। जकिया क्या है? काउंटर एंट्री लिया। आपके पास ये जी पड़े ना क्रेडिटर्स के अंदर एक, अच्छा कल ये मैंने बताया तो था जब ये सवाल डिस्कस तो किया था। 4000 से हमारा मिस्टर नाइक रिसीवेबल भी है और 5000 से पेएबल, डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। तो छोटी अमाउंट के साथ क्या एंट्री पास करते हैं? अकाउंट पेएबल टू अकाउंट, तो अकाउंट पेएबल से भी 4000 काम कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल से भी, और अलाउंस हमेशा सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद लेते। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसका फिर अलाउंस भी ले लिया। 4000 माइनस करके 41,000 बच गया, उसका 5% ले गया, वो 2050 आ गया। और ओपनिंग प्रोविजन कितनी है आपकी? 3200। ओपनिंग अलाउंस कितना है? क्लोजिंग कितना है? 2050। अलाउंस कम हो रहा है ज्यादा? कितना? अब इस 1150 के दो तरीके हैं। कैरी डॉन तो हमारा 2050 हुआ ना, ये 1150 अलाउंस कम हो रहा है, या तो अदर इनकम में लिख दो या एक्सपेंस में से माइनस कर दो, जहां से मर्जी लिख दो, अदर एक्सपेंस में से माइनस कर दो। ऐड क्यों करोगे? प्रोविजन कम हो रही है, ब्रॉड ऑन माइनस कैरी डॉन माइनस ब्रॉड ऑन, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं अभी। हाँ जी, कमीशन को भी लिख लो, कमीशन 1300 है, कमीशन नहीं है तो एक कमीशन इनकम में चला जाएगा और दूसरा करंट एसेट में चला जाएगा। फिर उसके बाद रेंट रेट्स प्रीपेड है 800, ये तो नजर आया था, यहां से 800 माइनस करके प्रीपेड। फिर उसके बाद वो हो गया, लास्ट वन इज, चलो जी बताते जाओ जरा ध्यान से आप। सबसे पहले रेवेन्यू बताओ कितना है? 8,20,000। बताओ डिस्काउंट अलाउड और शेयर रिटर्न है? सेल्स रिटर्न 8। कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक कितना है? प्लस परचेजेस 442। फिर इसके बाद परचेज रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न 12,000। कैरेज इन भी है, प्लस हो जाएगा 45,000, 39,100। डिस्काउंट रिसीट भी है, क्लोजिंग स्टॉक हाँ जी। आगे कॉस्ट ऑफ सेल 474 आपकी तो गलत नहीं है। 4749 अच्छा 474 337। हाँ जी, यहां तक सबका ठीक है। चल कॉस्ट ऑफ सेल पे चले, सॉरी अदर एक्सपेंस। हाँ जी, अदर एक्सपेंस आप सीक्वेंस से पकड़ना शुरू करते हैं। डिस्काउंट वेजेस, कोई एडजस्टमेंट है? 43 वेजेस, वेजेस हो गया। सैलरी इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी।
सैलरी के बाद एडवर्टीजमेंट 10,200, उसके बाद बिल सेल्स में नहीं आ गया, बैंक लोन गया, ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं 19970, लैंड एंड बिल्डिंग डाउटफुल डेट का भी लिख ले, कितना लिखेंगे 1150, आप वो अपने तरीके से लिख लेना। हाँ जी, बैड डेट्स कितने हैं बताओ, बैड डेट्स हैं 800 प्लस कैरिड ऑन कितना है माइनस ब्रॉड में कितना है, आंसर बताएं। 800 प्लस 2050 माइनस 3200 माइनस 350, ये गलती। उसके बाद बैटर्स हो गए, रेट्स एंड टैक्सेस 800 माइनस हाँ करो जरा, माइनस 4500, 4500 उसके बाद ऑफिस एक्सपेंस 9400 90, और टेलीफोन उसके बाद टेलीफोन चार्जेस नंबर कोड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,200 उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 11,200, पोस्टेज स्टैम्प्स 1,000 फिर पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज एंड स्टैम्प कितना, इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रीमियम, कैरेज आउट वर्ड हाँ जी कैरेज आउट, कैरेज आउट कितना 12,000, और खत्म होगी बात। और कोई एक्सपेंस बच गया हो क्या, 1150 क्या है वो, ये 800 के साथ एडजस्ट होकर 350 बच गया ना डिफरेंस, 800 बैटर्स भी तो था। हाँ जी, इनको टोटल करते वक्त ये ख्याल रखना कि 350 माइनस करना, वो तो फाइनेंस कॉस्ट है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नीचे लिखिए। हाँ जी करो जरा 43,500 18491 350 माइनस किया कितना 18491 18491, फिर भी एक बंदा और भी शहादत चाहिए, इस शहादत ये काफी, एक शहादत काफी नहीं है। यही है, चले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये फाइनल अकाउंट के लिए आया है, फाइनल अकाउंट के लिए कॉल आई है कि अब उसका भी दम हो जाए, पहले बीआरएस का दम के लिए 337,100 माइनस 184,910 कितना 152,190। अब अदर इनकम, पहले फाइनेंस कॉस्ट 1500 है, फाइनेंस का इंटरेस्ट कितना है 1500, इनकम 1300 कमीशन अदर इनकम नेट प्रॉफिट 1500 माइनस कर दो और अदर इनकम ऐड कर दो, 151 डबल 90 151 डबल। ओके होगी बात। हाँ जी बताएं, यहाँ तक अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। ये देखो, ये देखो, अब बैड डेट्स को कैसे करते हो, बैड डेट्स प्लस कैरिड ऑन
माइनस ब्रॉड ऑन। बैड डेट्स है 800, कैरिड ऑन निकला था 2050 और ये था 3200 और ये आपका 1150 पड़ा हुआ। ठीक है, अब इसका आंसर आ गया 350 नेगेटिव, वो हमने लिख दिया। या तो बैड डेट्स को 800 अलग लिख दो, 1150 को अलग लिख दो, तो फिर 800 भी लिखना पड़ेगा ना। 800 और 1150 करके करना है तो फिर भी नेगेटिव ही आएगा 350। हाँ जी, अब आ जाओ नॉन करंट एसेट पे। अपने नॉन करंट एसेट ढूंढते जाओ और लिखते जाओ। सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट माइनस करके बताओ। हाँ जी, कैसे लिखना है? 19970 700 माइनस 19970 179730। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग 3,36,000 3,36,000। फर्नीचर तो उसके बाद फर्नीचर 180 माइनस करके बताया 700 बस 700 730 करंट एसेट्स। स्टॉक सबसे पहले स्टॉक लिख लो 38,000। डेटर्स कितनी अमाउंट के है वो खुद डेटर्स हैं किधर? ये 45,000 थे जिसमें 4,000 काउंटरा हो गया और क्लोजिंग 205। कितना आ गया? 3895। डेटर्स के बाद एक कमीशन भी तो था 1300। बिल रिसीवेबल 9,000। कैश एट बैंक 18,000। पैटी कैश 210। प्रीपेड 1200 और प्रीपेड रेट्स 800। हाँ जी, और दोनों प्रीपेड रेट्स हैं या एक प्रीपेड रेट्स है दूसरा? ठीक है, और देख लो कोई एडजस्टमेंट वाला कोई एसेट न पड़ा हो तो करो जरा टोटल इनको। 38,000 38,950 1300 107,460 टोटल एसेट्स 80819। यहां तक बताएं ठीक है? यहां तक कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लीजिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी में चलें। इक्विटी एंड लायबिलिटी हाँ जी, इक्विटी में क्या आएगा? कैपिटल कितना आ रहा है? 4,76,000 प्लस कर देंगे कितना है नेट प्रॉफिट? 1,29,500। ड्राइंग्स हैं सर नेट प्रॉफिट अपना पुराना लिखवा रहा है 199 15199। ड्राइंग्स हैं? चले टोटल बता दो 6 to 8 89। नॉन करंट लायबिलिटी लोन 1,50,000।
करंट लायबिलिटी। हाँ जी, क्रेडिटर्स बता दें। क्रेडिटर्स ये 48,300 में से 4,000 माइनस कर दें। 44 और कोई क्रूड वेजेस वगैरह नहीं है? नहीं है कोई लायबिलिटी। 44,300 करा जरा टोटल। 823 और लिखो तो सही, फिर देखते हैं कि क्या चीज मिस कराई है। हाँ, ये कितना आ रहा है? 82319 और उसमें से ये डिफरेंस ले जरा, कितना? 15,000 कितने का डिफरेंस आ रहा है? अब 15,000 की कोई वैल्यू देखो कि कौन सी वैल्यू है जो ये सारी वैल्यू लिखी हुई है। ये 15,000 एक्सपेंस में लिखवाया था आपने डेप्रिसिएशन में। चलो जरा जाकर अपनी डेप्रिसिएशन कितनी लिखी हुई है आपकी? नहीं लिखी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में ये 15,000 नहीं लिखा हुआ, आपने लिखा हुआ है ना। इधर देखें, ये एक्सपेंस की लिस्ट है, इसमें कहीं 15,000 नजर। एक मिनट, एक्सपेंस में जाने तो दो। ये डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 19,970, ऐड करके नहीं लिखी हुई ना। 19,970 तो ऑफिस इक्विपमेंट की है, तो इसमें 15,000 ऐड नहीं किया हुआ। इस 15,000 को एक्सपेंस में ऐड करो पहले, बल्कि अपने नेट प्रॉफिट को डायरेक्ट रीस्टेट कर दो ना। 15,000 नेट प्रॉफिट से माइनस कर दो। One three six double nine 136,990 अब यहां पर अपने प्रॉफिट को रीस्टेट कर दें और इक्विटी का बैलेंस आपका रीस्टेट हो जाएगा। क्या तो जैसे ही मुझे पता चला है कि 15,000 का डिफरेंस आ, तो मैंने फौरन देखा कि 15,000 की अमाउंट कौन सी है। तो मोस्टली यही होता है कि जो हम वैल्यू मिस कर बैठते हैं ना जल्दी में, तो वो वही वैल्यू होती है। तो इसमें से 15,000 माइनस करके बताएं जरा। 6,23,28,890 में डबल यार 6,28,890 में से 15,000 माइनस करना है। 613 बाकी सारा वही आएगा 80819। अब बाकी आप अपने आंसर देखो कि अगर आपने 15,000 लिखा भी हुआ तो फिर क्यों गलत हुआ? बैड डेट्स। ओके, सेटलमेंट करती है उसका तो 1,000 उसका वो बैलेंस के अंदर ही रहेगा। वो कौन सा सेटल हुआ है? वो पहले ही मौजूद है। सिर्फ 4,000 की सेटलमेंट की है ना, तो 4,000 को सेट किया। हाँ जी, अगले सवाल पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले एडजस्टमेंट देखिए, और एडजस्टमेंट से ही आपका ये सारा सवाल हो जाना है। और ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि आपने चेक कर लेना है कि ये चीजें अपनी अपनी जगह पर लिखी हुई है या नहीं। स्टॉक 25,400, ये तो बताया ना, ये मेरे ख्याल में सबके ठीक होगा। वन ऑफ द सन्ड्री डेटर 800 इज बैड एंड शुड बी रिटन ऑफ। 5% आपने मजीद प्रोविजन लेनी है। पहले तो इसको कर ले। ऊपर बैड डेट्स हैं कोई? ये देखें 800 ये पहले है,
और 800 एडिशनल हो गए, प्लस कैरी डाउन, किधर डेटर्स है आपके 22,800 में से माइनस करेंगे पहले, ये पता है ना एडिशनल बैड डेट्स माइनस करके अलाउंस लेते होते हैं, बच के 22,000 का 5% ले, 22,000 का 5% ले, 1100 माइनस इधर 1100 और इधर प्लस, क्या ब्रॉड ऑन है अलाउंस का -0। ये जो आंसर आएगा ये किधर जा रहा है एक्सपेंस में, और ये जो आंसर आ रहा है ये जा रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक होगी बात, ये एडजस्टमेंट हमारी ओके हो गई, आपके एसेट्स के अंदर भी वैल्यू आ गई। और नेक्स्ट, स्टेशनरी वर्थ 500 यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक फॉर बिजनेस पर्पस, ये कल भी बात बताई, क्या एंट्री पास होगी इसकी, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट। ये 500 आपका अदर एक्सपेंस में नजर आना चाहिए, और ये परचेजेस में से 500 माइनस या कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस, एक ही बात है, पूरी परचेजेस लिख लेना और परचेज के नाम से या एक्सपेंस के नाम से 500 माइनस कर देना, या परचेजेस की अमाउंट से ही 500 डायरेक्ट माइनस करके लिख देना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया क्लियर? क्या करेंगे, बल्कि ऊपर परचेज किधर पड़ा हुआ है आपके पास, यहां पर 500 माइनस कर देंगे और इसको अदर एक्सपेंसेस के अंदर 500 लिख देंगे। नेक्स्ट अगली एडजस्टमेंट पे चलो, गुड्स 1000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, परचेजेस में से माइनस और अदर एक्सपेंस में एडवर्टीजमेंट के नाम से 1000 और लिख देंगे। ठीक होगी बात? नेक्स्ट, goods 400 recorded in sale day book but goods were not dispatched, चीजें भेजी ही नहीं लेकिन सेल डे बुक में सेल्स रिकॉर्ड की हुई है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, सेल्स डेबिट हो जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल कितने से 24, अब सेल में से 2400 माइनस कर देना और इसको वापस करो जरा, ये गलत है, उसकी वजह यह है क्योंकि 2400 माइनस सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद अलाउंस लेते, क्या हुआ 2400 यह भी माइनस करेंगे और अब आपका कैरी डाउन आएगा 22,800 माइनस 2400, जो आंसर आएगा उसका 5% ले, कितना बचता है 19,600 का 5% ले 980, इधर भी 980 इधर भी 980, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, मतलब डेटर में कोई भी एडजस्टमेंट आएगी ना सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अलाउंस लेते हैं, बस ये याद रखें। उसके बाद 10% फिक्स एसेट्स का 10% लेंगे, क्या करेंगे जो एसेट्स है उसका 10% लेंगे, डेप्रिसिएशन में भी लिखेंगे और उसमें से माइनस भी करेंगे। ठीक हो गया? बाकी मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज, एक चीज और देख लें, ट्रेडमार्क हमारा नॉन करंट एसेट होता है और अगर क्वेश्चन के अंदर उसकी लाइफ गिवन है तो इसको डिवाइड करके उसकी अमोर्टाइजेशन भी आएगी और एसेट में से माइनस भी होगा, ये डेप्रिसिएशन ही होती है। इसकी लाइफ 10 साल है, 20,000 को 10 पे डिवाइड कर दे, 2,000 हमारा एक्सपेंस में भी जाएगा और यहां से भी अमोर्टाइजेशन के नाम से, इनटेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन का नाम अमोर्टाइजेशन, नॉन करंट एसेट, ये हमारे इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। ठीक होगी बात? एक आखिरी बात लिखें, क्वेश्चन के अंदर अगर एडजस्टमेंट में
वो आपको ये लिख दे कि गुड्स ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर ये बात आ जाए तो इसकी एंट्री क्या पास करोगे? ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस करेक्ट। अब एडजस्ट कहां करोगे? ड्राइंग्स में जाकर प्लस या इक्विटी में से एक ही बात है, ड्राइंग में प्लस करके माइनस कर दो और ये परचेज में से माइनस कर दे। तो जब भी गुड्स ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज आ जाएंगी तो इसका ये काम। तो अगले सवालों के अंदर सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, बाकी सारी पुरानी। तो क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देखें सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है, बाकी सारी पुरानी है। द अमाउंट ऑफ परचेज इंक्लूड 1040 which were withdrawn by Herbert for personal use। ये ड्राइंग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में इन्वेंट्री या डेप्रिसिएशन है, एक्रूड प्रीपेड है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 प्रीपेड अलाउंस डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट क्या करेगा? इंटरेस्ट कैसे लेंगे? जो अमाउंट लोन की गिवन होगी उसका 5% ले लेंगे तो क्या चीज फाइंड हो जाएगी? फाइनेंस। और उस फाइनेंस कॉस्ट को एक तो लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर और दूसरा लिखेंगे करंट लायबिलिटी। अगर पे हो गया हो तो सिर्फ एक्सपेंस में लिखेंगे और अगर साइलेंट हो या अनपेड हो तो फिर एक्सपेंस में भी लिखेंगे और लायबिलिटी में। ठीक होगी बात? तो ये आपने लास्ट क्वेश्चन कर, बल्कि आप ऐसा करो इसके तो 2 क्वेश्चन कर लेना, ये ना करना अभी 16 प्लस है, बट करना जरूर। जो आप कहते हो ना टाइम नहीं होता तो इसलिए एक सवाल कम कर दिया, करना जरूर ताकि होना जरूरी है। तो कल ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा खुद ही और हम फिर आगे चले जाएंगे। तो ये असाइनमेंट हमने करके खत्म कर देनी है। अब हमने आगे फर्दर जो असाइनमेंट करनी है मेन उसको तैयार करना है। चलो